हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य सागर पर। आज हम हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पुस्तक देखेंगे जो कि विश्वनाथ त्रिपाठी का है। पतली सी पुस्तक है, इसको आप ज़रूर से पढ़िएगा। आगे हमने कहानी, नाटक, समालोचना आदि पर बातें कर लिए थे। आज हम और प्रमुख आलोचकों के बारे में बात कर लिए थे, प्रेमचंद, नंदलाल वाजपेयी आदि, नगेंद्र, सभी पर। ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको यह वीडियो लेक्चर कैसे लगा। ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपना टेलीग्राम ग्रुप लिंक शेयर कर देंगे, आप उससे ज़रूर से जुड़िएगा। ठीक है, जिससे आपको सभी वीडियो एक जगह पर मिल जाएंगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं कविता पर। आज हम कविता से पढ़ेंगे। ठीक है। कविता इस कालखंड की काव्य धारा की प्रधान प्रवृत्ति को छायावाद की संज्ञा दी जाती है और इसके साथ रहस्यवाद भी जोड़ा जाता है। रहस्यवाद को सामान्यतः छायावाद का एक पक्ष माना जाता है। इम्पोर्टेंट है, रहस्यवाद को सामान्यतः छायावाद का एक पक्ष माना जाता है। इस साहित्यिक काव्य खंड के विविध काव्य रूपों पर विचार करने के पूर्व हमने स्वाधीन चेतना और वैज्ञानिक प्रगति से कल्पना का संबंध जोड़ते हुए देखा था कि कल्पना स्थितियों को नए तरीके से संयोजित करती है। कवि चित्त में वह नया सादृश्य विधान उदित करती है। कल्पना से जानने का भी काम लिया जाता है। कोई चीज कैसी भी हो सकती है और वह इसका संकेत या आभास भी देती है। इससे रहस्य भावना उत्पन्न होती है। हम जान नहीं पाते लेकिन उसका अस्पष्ट संकेत आभास पा लेते हैं। आगे है, टेलीग्राम ग्रुप से आप जरूर जुड़ जाएगा, इससे आपको हर वीडियो एक ही जगह पर मिल जाएगी और लिंक आपको मिलती रहेगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर से पढ़िएगा क्योंकि पुस्तक जब तक नहीं पढ़ेंगे आप उसके अंदर की चीज़ें नहीं जान पाएंगे। पुस्तक ज़रूर से पढ़िए, पतली सी है। ठीक है। इसीलिए छायावाद में कल्पना प्रवणता के साथ रहस्य भावना भी जुड़ी है। नई जानकारी होने पर वस्तुएं नए प्रभाव डालती हैं। इससे अंततः परिचित वस्तु नवीनता आती है। उसे पूरी तरह से जान लेने के आग्रह के कारण अपरिचित का भाव पैदा होता है। छायावादी कविता में कल्पना प्रवणता, नवीन सादृश्य विधान, वस्तुओं में पड़ने वाला नवीन प्रभाव और अपरिचित का भाव, यह सब मिलता है। यह समूची काव्य साधना स्वाधीनता संग्राम के युग की है। अतएव स्वाधीनता संग्राम के केंद्रीय भाव से जुड़कर ही यह सारी काव्य साधना भलीभूति होती है। इसीलिए छायावाद अपनी सारी कल्पना प्रवणता और रहस्य भावना के साथ शक्ति जागरण और लोक मंगल का काव्य है, जिससे व्यक्ति पीड़ा, दुख और अवसाद भी समाविष्ट है। इसके लिए छायावाद ने कविता का रूप बदला, शब्द योजना, छंद, लय आदि में नया प्रयोग किया। छायावादी काव्य में सामाजिकता और व्यक्तिकता दोनों का स्वर है। कालांतर में वैयक्तिक अनुभूति का आग्रह रखने वाले और सामाजिकता का आग्रह रखने वाले कवियों का अंतर स्पष्ट हुआ है। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि स्वाधीनता की चेतना दोनों प्रकार के कवियों में है। यहाँ तक कि हालावाद भी एक प्रकार की विरोध कविता, ए पोएट्री ऑफ प्रोटेस्ट है। सामाजिकता का आग्रह रखने वाले कवियों में से अधिकांश समाजवादी विचारधारा से जुड़े हैं। इससे 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के बाद, इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। के बाद प्रगतिवादी कविता का प्रवर्तन हुआ। इस काव्य धारा का विकास आगे भी हुआ। जिन कवियों में कल्पना की प्रवणता नहीं थी वे पुराने ढर्रे पर ही अर्थात इतिवृत्तात्मक शैली में ही काव्य रच रहे थे। यूरोपीय साहित्य के संपर्क में आए हुए नवीनता के लिए आतुर रचनाकारों को हम 5वें दशक में नई राहों के अन्वेषी के रूप में पाते हैं।
नई राहों के अन्वेषी के रूप में पाते हैं। अब हम इस कालावधि की प्रधान काव्य प्रवृत्ति छायावाद पर विचार करेंगे। इसकी कविता में विश्व युद्ध की विभीषिका और वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई नई विराटता एवं अनिश्चय के समकक्ष निराशा और कुंठा का भी भाव भी सिमट आया है। अब हम छायावाद पर बात करेंगे। छायावाद बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ठीक है। छायावाद का उल्लेख 1920 के आसपास मिलता है। कब मिलता था? 1920 के आसपास मिलता है। शुक्ल जी इसे रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं के प्रभाव से आया हुआ मानकर इसका संबंध ईसाई संतों के फैंटेस्माटा छायावाद शब्द से जोड़ते हैं। उन्होंने छायावाद को चित्र भाषा शैली भी कहा है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, शुक्ल ने छायावाद को क्या कहा है? चित्र भाषा शैली भी कहा है। पूछ लेगा, छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल। पंडित नंदुलारे वाजपेयी ने इसका संबंध युग बोध से जोड़ते हुए भी इसे व्यक्ति सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान कहा है। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। आध्यात्मिक छाया का भान, छायावाद को आध्यात्मिक छाया का भान किसने कहा है? नंदुलारे वाजपेयी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नंदुलारे वाजपेयी ने। पंडित नंदुलारे वाजपेयी ने छायावाद को क्या कहा है? आध्यात्मिक छाया का भान। इसको आप नोट भी कर सकते हैं, ये पूछा जा सकता है। आध्यात्मिक छाया का भान किसने कहा है? नंदुलारे वाजपेयी ने। डॉक्टर नगेर ने छायावाद को क्या कहा? स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह माना। ये तो कई बार परीक्षा में पूछा गया, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद को किसने कहा है? नगेंद्र ने। डॉक्टर नामोर ने अपनी पुस्तक छायावाद में विश्वसनीय तौर पर दिखाया है कि छायावाद वस्तुतः कई काव्य वृत्तियों का सामूहिक नाम है। वह उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति पाना चाहता है और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। छायावादी काव्य की प्रवृत्तियां हैं। वैयक्तिकता, इंपॉर्टेंट है, वैयक्तिकता। छायावादी काव्य ने निर्वैयक्तिकता का आवरण उतार फेंका। छायावादी कवि निजी ढंग से बातें करता है। पाठक का आत्मीय बनकर वह साहस्य पूर्वक काव्य में व्यक्त अनुभूतियों को अपनी अनुभूतियां कहकर प्रस्तुत करता है। इस कविता में मैं मेरा उसी प्रकार फिर सुनाई पड़ने लगा जिस प्रकार भक्ति काल में सुनाई पड़ा था। निराला ने लिखा है, मैं शैली अपनाई या देखा मुझे उस दृष्टि से। पंत ने लिखा है, बालिका मेरी मनोरमा मित्र थी। बालिका मेरी मनोरमा मित्र थी, पंत ने लिखा। इसी प्रकार अन्य कवियों ने भी अपने आप को व्यक्त किया। वस्तुतः छायावाद की स्वच्छंदता का संबंध व्यक्तिवाद से था। छायावाद की स्वच्छंदता का संबंध व्यक्तिवाद से था। इस युग में आत्मकथा लिखने की प्रथा का प्रचलन हुआ। आत्मकथा लिखने का प्रचलन हुआ छायावाद का युग में। आत्मकथा में भी तो अपनी बात खुलकर कहने के साहस। आगे है, इस युग में आत्मकथा लिखने की प्रथा का प्रचलन हुआ। आत्मकथा में भी तो अपनी बात खुलकर कहने के साहस की आवश्यकता पड़ती है। कहने का तात्पर्य यह है कि छायावादी कवि अपनी व्यक्तिगत और निजी अनुभूतियों को अपनी अनुभूति कहकर प्रस्तुत करता है। उसके काव्य में व्यक्तिकता का स्वर होता है। अगला है जिज्ञासा। छायावाद की प्रवृत्ति है व्यक्तिकता, जिज्ञासा। छायावादी कवि प्रश्नानुकूल है। वह जीवन जगत के रहस्यों को जान लेना चाहता है। प्रातःकालीन चिड़िया का स्वर तो पहले के कवियों ने भी सुना था। नदियों को किसने नहीं देखा था? पेड़ पौधों का झूमना सबने देखा था। लेकिन छायावादी कवियों ने इन सबको कुछ ऐसे देखा कि उन्हें कुछ
और जानने की तीव्र इच्छा हुई। पंक्ति है छायावाद काव्य के पंक्ति कवियों का है। प्रथम रश्मि की का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना। किसकी पंक्ति है? पंत की। पूछा जाता है पंक्ति यहां से, किस अनंत का नीला अंचल हिला हिला कर आती तुम सजी मंडला कर निराला। तृण विरुद्ध लह लहे हो रहे किसके रस से सिंचे हुए। किसका है? प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद का है। तृण विरुद्ध लह लहे हो रहे किसके रस से सिंचे हुए। जयशंकर प्रसाद। तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है। महादेवी वर्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसको तो सभी लोग जानते होंगे महादेवी वर्मा का, और एक कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है। ठीक है, आगे है, इस जिज्ञासा से रहस्य भावना का संबंध है। कवि मानस चारों ओर सब कुछ जानना चाहता है, परम सत्य को भी, चाहे वह कितना ही अज्ञेय क्यों ना हो। और जिज्ञासा का भाव प्रायः समानता के लिए विकास के साथ उदित होता है, जब नया बोध प्राचीन में कुछ नई जानकारी जोड़ लेता है। प्रकृति, ये भी छायावाद की प्रवृत्ति है। प्रकृति, प्रकृति की ओर जाना स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्ति है। स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्ति है। प्रकृति की ओर जाना स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्ति है। मनुष्य प्रकृति की और मानव निर्मित व्यवस्था से असंतुष्ट होकर भी जाता है। पराधीनता का बोध असंतोष और क्षोभ उत्पन्न करता है। पराधीनता का बोध स्वाधीनता की कामना से जुड़ा है और देश प्रेम से भी। देश प्रेम वस्तुतः देश की प्रकृति, भाषा, संस्कृति सबसे प्रेम करने का ही नाम है। प्रकृति प्रेम वैज्ञानिक उपलब्धियों का ही भी नतीजा होता है। मनुष्य का स्वभाव द्वंद्वात्मक है, वह एक ओर प्रकृति से जूझता है, दूसरी ओर उससे प्रेम करता है, जंगल काटता है और बाग लगाता है। छायावाद के प्रकृति प्रेम के पीछे वे सभी कारण थे। प्रकृति चित्रण खड़ी बोली कविता में श्रीधर पाठक से ही आरंभ हो गया था। छायावादी कवियों ने प्रकृति का आलंबन चित्रण तो किया ही है, उसे अपने मनोजगत के प्रतीक के रूप में देखा और उससे अपूर्व तादात्म्य स्थापित किया। निराला ने बादल को विप्लव का वीर कहा। इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से नोट कीजिएगा। बादल को विप्लव का वीर किसने कहा है? निराला ने बादल को विप्लव का वीर कहा। प्रसाद ने देश को अरुण मधुमेह कहा। जयशंकर प्रसाद ने देश को क्या कहा था? अरुण मधुमेह देश किसने कहा था? प्रसाद ने। महादेवी ने रजनी का रूपक अभिसारिका के रूप में बांधा। पंत का प्रकृति वर्णन छायावादी कवियों में विशिष्ट है, क्योंकि उन्होंने प्रकृति का चित्रण सर्वाधिक सहज रूप में किया है। प्रकृति की विविधता का चित्रण पंत ने अपूर्व इंद्रिय बोध के आधार पर किया है। उन्होंने प्रकृति का पल पल परिवर्तित हो रहे प्रकृति वेश देखा और चित्रित किया। अगला है नारी। नारी, छायावादी कवि नारी को दो रूपों में देखता है। एक तो उसका दैहिक रूप जो अनादिकाल से पुरुष को आकृष्ट करता रहा। इस रूप में छायावाद ने नारी को शोभनीय और दैवी बना दिया है। छायावाद ने नारी को स्वप्निल और दैवी बना दिया, जो पूरी तरह पहचान में नहीं आ रही है। नारी का दूसरा रूप लौकिक है। नारी का दूसरा रूप लौकिक है, जिसे छायावाद बंधन मुक्त करना चाहता है। निसंदेह छायावाद ने नारी को मानवीय साहित्य के साथ अंकित किया है। पंत की प्रसिद्ध पंक्ति है, किसकी पंक्ति है ये? पंत की। देवी मां सहचरी प्राण। पूछा जा सकता है, पंक्ति दे देगी, पूछ लेगा किस कवि का है। देवी मां सहचरी प्राण, पंत की पंक्ति है। प्रसाद ने नारी को आदर्श श्रद्धा के रूप में देखा, जो रागात्मक प्रवृत्ति का प्रतीक है और मनुष्य को मंगल एवं श्रेय के पथ पर ले जाने वाला। निराला नारी की यथार्थ स्थिति को काफी पहचान
कर उसे चित्रित करते हैं। उन्होंने विधवा को इष्ट देव के मंदिर की पूजा कहा। विधवा को इष्ट देव के मंदिर की पूजा किसने कहा है? निराला ने। इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ती हुई मजदूरनी का चित्र खींचा। तुलसीदास की पत्नी रत्नावली का चित्रण रीतिकालीन नारी विषयक धारणा को तोड़ने वाली की रूप में हुआ है। आगे है राष्ट्रीय स्वाधीनता एवं शक्ति का काव्य। छायावाद की प्रवृत्ति भी है राष्ट्रीय स्वाधीनता एवं शक्ति का काव्य। छायावाद साम्राज्यवाद विरोधी मानवतावादी काव्य धारा है। वह व्यक्ति के सुख दुख का उदात्तीकरण करने उसे राष्ट्रीयता अंतरराष्ट्रीय एवं सर्वात्मवाद तक पहुंचा देता है। प्रसाद ने आंसू के उत्तरार्ध में आंसू की घनीभूत पीड़ा को दुख दावा से दग्ध प्रसाद ने आंसू के उत्तरार्ध में आंसू की घनीभूत पीड़ा को दुख दावा से दग्ध विश्व की पीड़ा से जोड़कर इस जग के वृंदावन बन जाने की कामना की है। उनकी कामायनी शक्तिशाली और विजयी बनने का आह्वान करती है। शक्तिशाली हो विजयी बनो विश्व में गूंज रहा जयगान। किसका है? प्रसाद का है पंक्ति। शक्तिशाली हो विजयी बनो विश्व में गूंज रहा जयगान, कामायनी से लिया गया है। ठीक है, शक्तिशाली हो विजयी बनो विश्व में गूंज रहा जयगान। पूछ लेगा किसका है? प्रसाद का है, कामायनी से लिया गया। निराला ने शिवाजी का पत्र में मुगल शासन को साम्राज्यवादी कहा। राम की शक्ति पूजा में न्याय जिधर है उधर शक्ति है। निराला की पंक्ति है न्याय जिधर है उधर शक्ति है, राम की शक्ति पूजा। लिखकर अन्यायी और शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्यवाद से निपटने के लिए केवल धर्म न्याय और विवेक को अपर्याप्त बताते हुए शक्ति की आराधना प्रस्तुत किया है। अगला है कला पक्ष। कला पक्ष अभ्यंतर प्रभाव साम्य के आधार अर्थात हृदय पर पड़ने वाले प्रभाव की समानता के आधार पर नए प्रकार का सादृश्य विधान छायावाद का महत्वपूर्ण कलात्मक विशेषता था। इसके लिए सूक्ष्म संवेदनशील इंद्रिय बोध अपेक्षित था। पंत जी निर्जन को गुंजित अली कहते हैं। पंत जी निर्जन को गुंजित अली कहते हैं। प्रसाद की इन पंक्तियों से छायावाद के नए प्रकार के सादृश्य विधान का कुछ पता चल जाएगा। प्रसाद की पंक्ति है झंझा झकोर गर्जन था, बिजली थी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। जयशंकर प्रसाद का है। यहाँ शून्य हृदय आकाश है। शून्य हृदय का अर्थ यहाँ पर किससे लिया गया है? आकाश। शून्य हृदय आकाश पूछा जा सकता है। ये वाला पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। झंझा झकोर गर्जन था, बिजली की थी नीरद माला, पाकर शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। प्रसाद की पंक्ति है शून्य हृदय आकाश है। शून्य हृदय का यहाँ पर आकाश से लिया गया है। ठीक है, झंझा झकोर मानसिक क्षोभ का, बिजली तड़प और नीरद माला आर्द्र करुण मना स्थिति का घोतक है। झंझा झकोर क्या है? मानसिक क्षोभ का है। बिजली तड़प का, यहाँ पर बिजली तड़प, नीरद माला आर्द्र करुण मना स्थित का घोतक है। छायावाद ने नए प्रकार के बिंब और प्रतीक प्रस्तुत किए। मानवीकरण छायावाद का प्रिय अलंकार है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। छायावाद का प्रिय अलंकार है मानवीकरण। छायावाद निराला के मुक्तक छंद के लिए विख्यात है। छायावाद निराला के मुक्तक छंद के लिए विख्यात है। निराला ने कविता को भाव एवं अर्थ प्रवाह की दृष्टि से पुनर्व्यवस्थित किया है। भावानुसारी होकर कविता की पंक्तियां निश्चित मात्राओं में बद्ध नहीं रह गई, वे लंबी छोटी लिखी जाने लगी। जैसे
जागो फिर एक बार, समर में अमर प्राण, सैंधव तुरंगों पर चतुरंग चमू संग आदि। पंत का प्रिय छंद है रोला। पूछा जाता है। लेकिन उन्होंने भी रोला छंद को बीच बीच में तोड़कर भावानुप्रवाही बना लिया है। पंत का प्रिय छंद है रोला। छायावादी कवियों ने उत्कृष्ट गीत लिखे हैं। महादेवी के गीतों में नारी सुलभ करुणा एवं सतर्क संकोच का भाव मिलता है। छायावादी कवियों की भाषा तत्सम बहुला है। वे व्याकरण के प्रति विशेषता, वाक्य गठन के प्रति बहुत सचेत नहीं है, शब्दों की नाद व्यंजना पर काफी भरोसा करते हैं। छायावाद के प्रमुख कवियों प्रसाद निराला, पंत और महादेवी का संक्षिप्त परिचय है। अब हम कल इस पे बात करेंगे। ठीक है, कवियों का परिचय जयशंकर प्रसाद से शुरू करेंगे, छायावाद के कवि। ठीक है, चलिए। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो प्लीज जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको हर वीडियो मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम छायावाद वो सभी का लिंक डाल देंगे, आप उसको जरूर से देखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारी वीडियो मिलती रहे। ठीक है, शुभ रात्रि।